हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नीलम गुप्ता। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। नीलम की कहानी, नीलम की जुबानी पे प्लीज़ बने रहिए आप लोग। और माता रानी करे आप लोग हमेशा कुशल मंगल से रहें, यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। और आपकी प्रसन्नता से मैं भी कुशल मंगल से हूँ। और आपकी नीलम बस यही कहना चाहते हैं आप लोगों से कि जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो जब भी जाए आप लोग उसका पूरी तरीका उठा सके। और मेरे वीडियो में आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। कुछ लोगों के मन में ये रहता होगा कि इंसान जेल में जाते हैं तो जेल में क्या क्या करना पड़ता, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे सुबह होती, कैसे शाम होती, क्या उनको खाने को मिलता है, क्या पानी को मिलता है। तो आज मैं बारीकी से आपको बताऊंगी कि जेल में सुबह नाश्ता क्या मिलता है, और हर दिन अलग अलग मिलता है, और मिलता ऐसा है कि वो जानवर भी ना खाएं। तो इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि नीलम ही गुप्ता है जो सबको अपने बारे में बता सकती हैं। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया था आप लोगों से कि जब मेरा इटावा जेल में भेज दिया गया, और शाम के टाइम मुझे खाने में जो मिला था, मैंने आपको अगले वीडियो में बताया है कि बहुत बड़ी बड़ी पालक थी, क्या थी वो, इतना बड़ा बड़ा कटा हुआ था कि कोई जानवर भी ना खाए। और उड़द की दाल थी और 8 रोटी दी गई, वो भी आधी कच्ची आधी पक्की। भाई सही बात है, इतनी भीड़ है, भीड़ में जो खाना बनाते होंगे भंडारी लोग, तो ज़ाहिर सी बात है आप समझ सकते हो उन लोगों का क्या विचारों का वातावरण रहता होगा, थक जाते होंगे। तो उसके बाद मैंने खाना, मुझे भूख तो बहुत तेज़ लगी, तो मैंने रोटी आधी तोड़ तोड़ के नमक और प्याज से उस दिन खाई। खाने के बाद तो वो मतलब एक लोग कहने लगी, जो महिला कांस्टेबल थी, कि नहीं नहीं आप नहीं खा सकती खाना ऐसे जब तक आपका चेक नहीं खाना किया जाएगा। तो फिर मुझे सुबह के टाइम पेश होना था। जब मुझे सुबह के टाइम पेश करना था कोर्ट में, इटावा डकैती एंटी डकैती कोर्ट में, जिसमें मैंने आत्मसमर्पण किया था, तो सवेरे वज्र दंगा जिसको कहते हैं, बड़े बड़े डाकू बदमाश को, माफिया लोगों को वो मतलब मिलता है, क्योंकि निर्भया की जो धमकी थी तो उसको संज्ञान में लिया गया। और मतलब निर्भया की बातों को गंभीरता से शासन प्रशासन ने, दोनों ने लिया। तो मुझे पूरा मतलब सुरक्षा के लिए पूरा प्रबंध किया गया था। तो उस दिन मुझे और श्याम को उसी में ले जाया गया है, इटावा एंटी डकैती कोर्ट में, पुनः कोर्ट में हाजिर होना क्या सॉरी पेशी करना था। तो जब मैं गई हूँ वहाँ पर, तो श्याम और मैं दोनों जब उतरी हूँ तो मीडिया आपने देखा भी होगा एक यूट्यूब पर वीडियो, नीली साड़ी पहने हम और श्याम पुलिस से पूरा घिरा हुआ है, और सब पूछ रहे मीडिया वाले बताइए, तो हम उसमें, अब लोग उस वीडियो पर देख के ये भी मतलब एक तरीक़ा से दिखा रहे हैं कि देखिए इस महिला के अंदर बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि इतनी पुलिस लगी हुई। अरे किस चीज़ का खौफ, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो खौफ किस चीज़ का। क्या अपने देश में सच बोलना भी गुनाह है क्या? और आज ये तो सच है कि अपने देश में सच बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मेरे साथ गुजर चुकी है तो मैं जान रही हूँ। लेकिन सच बोलना फिर भी हम नहीं छोड़ते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका अंजाम मेरे चाहे मुझे और भी चीज़ें सज़ा काटनी पड़ती है, वो भी काट लेते, लेकिन झूठ नहीं बोलते हैं। उसके बाद मुझे जब लाया गया तो वहाँ मतलब मजिस्ट्रेट पूछे मुझसे कि बताइए कि आज के जेल की व्यवस्था कैसी है, और वहाँ खाने में क्या मिला। तो भाई आप वहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा मतलब उस समय नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं नई नई गई थी। तो उस समय तो मेरे सिर्फ दिल दिमाग में सिर्फ एक बैठी थी कि मेरी मम्मी को उठा के लाए गए, तो क्यों लाए गए, इसका कारण बताइए, मेरी मम्मी ने क्या गुनाह किया है। तो जब मजिस्ट्रेट साहब मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब आप आत्मसमर्पण किए हैं, तो अब आपको क्या इसमें मतलब आपको सुविधा चाहिए। तो सच मानिए भाई, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो सुविधाओं में बहुत कुछ मांग लेता है, क्योंकि कहते हैं कोर्ट में 5-6 शर्तें दी जाती हैं जो मंजूर करते, जो जो मतलब कुख्यात डकैत जो होते हैं या डिक्लेयर डकैत होते हैं। और फिर मैंने आत्मसमर्पण अपनी मर्ज़ी से किया था कोर्ट के सामने। तो मतलब मजिस्ट्रेट मुझसे पूछे तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि अगर मैं मतलब शर्त कहेंगे तो हमको शर्तें मिलेंगी। तो हमने कहा कि सर मुझे शर्तें वर्तें कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि मेरी मदर को, मेरे परिवार को क्यों परेशान किया जा रहा है। मेरी माँ ने क्या बिगाड़ा है, मेरी मौसी ने क्या बिगाड़ा है, जिसका जुल्म उन्होंने किया नहीं, जो केस उन्होंने किए नहीं, जो कांड उन्होंने किए नहीं, तो उसकी सज़ा उनको क्यों मिल रही है। उसी दरमियान आपको बताएं कि जिस लड़के का अपहरण हुआ था,
उसके पिता का प्रेशर निर्भया के सामने था, क्योंकि उस समय उसके लड़का निर्भया के कब्जा में था, निर्भया के कब्जा में था। और उस दिन हमने वीडियो में बताया तो शायद मैंने गलत बता दिया था कि रामवीर के गैंग में उसकी लड़के की पकड़ नहीं, मंगली केवड़ की गैंग में थी उसकी पकड़ उस समय। उसके बाद मंगली केवड़ से निर्भया सिंह ने मतलब पैसा देकर खरीद लिया था उसको। ऐसा हो भी जाता है गैंगों में। उसके माध्यम से उस लड़के के पिता को इतना मजबूर कर दिया कि मतलब नीलम की परिवार को अगर तुमने नहीं फंसाया है पूरे परिवार को, तो हम तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ेंगे। अब कोई भी पिता होगा उस समय, कोई भी होगा, वो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए किसी हद तक जा सकता है। हम उसको भी गुनहगार नहीं मानते हैं। गुनाह तो वो कर रहे थे जो वहाँ जंगल में बैठकर अपना नेटवर्क प्रशासन के बीच में फैला रहे थे। हम ये नहीं कहते कि प्रशासन में सब गलत हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसे गिने चुने थे जो उनकी रकम से जीते थे, उनकी रकम से चलते थे। उसमें कुछ नेता भी मिले हुए थे। इन सब लोगों ने मिलकर मेरा जीवन को एकदम चौपट करके रखा था। खैर मैंने मजिस्ट्रेट सामने पूरी बात रखी। हमने कि अगर सज़ा देना, फांसी देना, जो भी करना है, जो जुल्म करना है, हमने कहा उस मेरे घर वालों की कोई कमी वो नहीं है। अगर पकड़ भी हुई है तो मेरे माध्यम से, मैं ही तो उस निर्भया के गैंग में थी ना। मेरी माँ तो नहीं थी, मेरी मौसी तो नहीं थी। कौन है भैया? अच्छा ठीक है। प्रीति, थोड़ा भैया को पानी दे दीजिए, आके पानी दे दीजिए बेटा। अभी भेज रहे हैं। तो यही सब मैंने जब मजिस्ट्रेट के सामने मैंने कहा ये बात कि ठीक है गुनाह मैंने किया तो मुझे सज़ा दीजिए, फांसी दीजिए। मेरे फैमिली वाले क्यों परेशान किए जा रहे हैं, क्यों आए दिन परेशान कर रहे हैं। उसके बाद मैंने जब मजिस्ट्रेट का और रोने लगे हम, तो मजिस्ट्रेट के समझ में आ गई कि ये बात सच कह रही है लड़की। क्योंकि सही बात है कि माँ तो इतनी दूर रहती है, इसकी लड़की का खुद अपहरण हुआ है, वो किसी की पकड़ क्या करेंगे। तो उनके ऊपर उस समय मजिस्ट्रेट साहब, जब मैंने उनके पैर पकड़ लिए तो मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि जाइए अपने कोई आपके घर में कोई हो तो उनके पास खबर भेजिए, ताकि वो आकर आपकी मम्मी की ज़मानत मैंने मंजूर कर दी है, वो भर दें आके। तो हमने कि सर वकील करने की पैसा मेरे पास नहीं है जो मैं दे सकूं उनको, क्योंकि वकील तो पैसा मांगेगा, बिना पैसा के तो वकील लड़ेंगे नहीं केस, तो ज़मानत कैसे होगी। तो जब मैंने ये बातें कहने लगे तो मजिस्ट्रेट साहब बोले ये बात बेटा तुम छोड़िए, आप जाइए, कहते ना कि ज़मानत मंजूर होगी, बस भर दें आके। तो फिर उसके बाद मैंने कहा सर मेरे घर से तो कोई आता जाता नहीं, मुझे पता भी नहीं है कि मेरे पिताजी कहाँ हैं, मेरी बहन कहाँ है, कौन कहाँ है, मेरे समझ में। क्योंकि उसके बाद मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया था कि इसके घर की सुरक्षा की जाए। तो कुछ पुलिस वाले मेरे घर पर लगाए गए थे कोर्ट की आदेश से। और कोर्ट में ये शर्त मतलब एक ये फरमान जारी हुआ था कि नीलम से कोई बिना उनके परमिशन से मिल नहीं सकता। उस समय मेरी 1 साल तक मुलाकात जो भी हुई है वो मजिस्ट्रेट के माध्यम से हुई है। मजिस्ट्रेट साहब जब सहन करते थे तभी मेरी मुलाकात होती थी। उसके बाद मेरे खान पीन का भी जुम्मा उन्होंने ये कहा कि नीलम को जो भोजन दिया जाएगा वो प्रॉपर्ली चेक किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई भी मिलकर उसके साथ घटियाई कर दे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए कुछ उसके साथ गलत हो। उस समय सही बात वो मजिस्ट्रेट साहब नहीं, तो फरिश्ते थे जिन्होंने मेरे दर्द को समझा था, लेकिन वो भी कुर्सी के आगे मजबूर थे, क्योंकि सबूत गवाह सब मेरे विरुद्ध थे। तो उसके बाद क्या बोलते हैं हमने कि सर, तो सर ने फिर एक सिपाही को मेरे गांव का एड्रेस लिया, वहां भेजा और कहा कि मतलब जाइए और उनके पिताजी को पता लगाइए कि कहाँ है, वो ज़मानत भर दें आके। लेकिन वहाँ कोई मिला नहीं, तो सिपाही लौट आया। और जो मतलब वहाँ पर मेरे गांव की सुरक्षा के लिए भेजे गए थे, क्योंकि निर्भया ने उसके बाद 2-3 बार हमला मेरे गांव में करवाया था, 2-3 गाड़ियाँ भर भर के गई थी। और उस समय अगर मेरी बहन या मेरे पिताजी गांव में होते तो सच में वो लोग बहुत कुछ करवा भी सकते थे। उसके बाद हुआ क्या कि मेरी मम्मी उस समय नहीं छूट पाई, ज़मानत हो गई, लेकिन ज़मानत के काफ़ी दिन के बाद ही निकल पाई हैं। तो उस समय मौसी की मतलब ज़मानत जो हो गई, मौसी मम्मी की दोनों की ज़मानत उन्होंने मंजूर की थी, तो मौसी की पहले भर दी गई ज़मानत भरने के बाद मौसा ने निकाल लिया उनको। फिर मौसी मौसा दोनों गांव गए हैं, पता लगाए पिताजी का, तब पिताजी आए। तो पिताजी जब आए हैं तब पता चला सारी हरकत
कि मेरे घर में क्या क्या हुआ है और कैसे इस प्रशासन ने, इन पुलिस वालों ने मेरे घर में वो कांड किए हैं। मेरी बहन को बिन कसूर मारे, जो छोटी बहन थी उसको मारे, मेरे पिताजी को, मतलब आपको बताने से मेरे पिताजी की मौत कभी नहीं होती। मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, उसके बाद घसीट कर ले गए उनको चौराहे पर, जहाँ उनकी इतनी इज्जत थी वहाँ बांध के मारे। बोले कि तुम साले पहले लड़कियाँ भेजते हो, उसके बाद उनकी रकम खाते हो। ये पुलिस वालों के शब्द थे मेरे पिताजी के प्रति। कि पुलिस वाले कहे कि बताओ निर्भय ने कितना पैसा दिया तुम लोगों को, बताइए कैसे, मतलब कोई टॉर्चर करने में कोई कर। और मेरे पिताजी कसम खाएं कि मेरे जितनी भी औलादें मैं सबकी कसम खाते, मैं निर्भय का एक पैसे की कनौड़े नहीं हूँ। अगर निर्भय का पैसा मेरे पास होता तो आज मेरा कच्चा घर नहीं होता, पक्का घर होता, ज़मीन जायदाद होती। आज हम जो लेटे हैं खटिया पर बीमार की हालत में, आज बड़े हॉस्पिटल मेरा इलाज होता। लेकिन उन लोगों को रहम नहीं आया मेरे पिता पर। घसीट के बहुत बांध के मारा था चौराहे पर। जब मेरे पिताजी, उसके बाद जब मौसी गई हैं तो पिताजी बहुत, उस समय पिताजी को भगा दिया था पुलिस वालों की, साले तुम लोग यहाँ रहोगे तो तुम्हें निर्भय मार देगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगी, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत तत्काल निकल जाएगी, अपनी बेटी को लेकर यहाँ पे। अब मेरे पिताजी एक तो बीमार, अपनी जवान लड़की को लेके कहाँ जाएँ, रिश्ते नातेदारी में जाएँ तो वो लोग भी भगा दें, कहते हैं हम रिस्क नहीं उठाएंगे, कल को निर्भय ने मेरे घर में हमला कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे। ये सब चीज़ें होने लगी, ये सब चीज़ें होने लगी। उसके बाद पिताजी मन को कचोटते रहे। फिर एक मतलब रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन एक गैर बिरादरी के एक यादव थे, जात के मास्टर थे, कौन थे, उन्होंने मेरे पिताजी को शरण दिया, अपनी मेरी बहन को शरण दिया अपने घर में रोके। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हर घर में बवाल होता है कोई ना कोई कारण से। वो लोग तो अच्छे थे, लेकिन उनकी जो फैमिली थी, उनके बच्चे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, उनकी और लोग भी थे, वो लोग इस चीज़ के विरोध थे। वे लोग कहते थे कि मतलब इन लोगों को रखने का मतलब है कि घर में अपने ऊपर मौत को दावत देना। इन लोगों ने दुश्मनी ली निर्भय गुज्जर से, तो इन लोगों के कसूर का कारण हम तो नहीं बनेंगे। तो फिर जब ढूंढ आर के मौसी वहाँ पहुँची तो पिताजी को बुलाया गया, वो थाने आए, जेल पर आए, मम्मी से मिले, क्यों मेरी मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन मेरी मम्मी की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मतलब उन्होंने कहा कि कोई जमानतगीर लेके आइए और मम्मी को लेके जाइए। फिर पापा ने जमानतगीर कैसे करके ढूंढे, उसके बाद जमानत लगाए तो मम्मी को निकाल लिया गया वहाँ से। निकालने के बाद फिर मजिस्ट्रेट साहब मुझसे पूछने लगे, बेटा आप तो खुश हो, तुम्हारी मम्मी छूट गई हैं और परेशान मत होइए और सब ठीक हो जाएगा। फिर जब मेरी मम्मी जब घर पहुँची हैं तो मेरे पूरे घर को खोद दिया गया था, चूल्हा, किचन, डिब्बा, घर में अनाज सब पुलिस वालों ने तितर बितर कर दिया। पर पूरे गांव में पता चला कि मेरे पिता को ऐसे मारे, ऐसे टॉर्चर कर दिए, 3-4 महीना घर में घुसने नहीं दिए हैं, कैसे कैसे पिताजी इधर उधर अपनी जान बचाते अपनी बिटिया को लेके घूमते रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे पिताजी जो पुलिस वालों ने मारा है, उसके बाद मेरे पिताजी कभी बिस्तर से उठ नहीं पाए, नहीं उठ पाए। जो बंदा इतना सीधा था, कभी किसी के लिए गलत नहीं करता था, उसकी खुद की बेटी लापता, खुद की बेटी का अपहरण हुआ, दर की ठोकरें खा रहा, मदद मांग रहा, कोई मदद करने वाला नहीं। और उसी के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो अपनी बेटी का दलाली कर रहा है, उसने निर्भय को खुद बेचा है और वो निर्भय की कमाई खा रहा है। तो उस व्यक्ति पर, स्वाभिमान वाली व्यक्ति पर क्या बीतेगी। उसके बाद मौसी निकल के गई, 15 दिन बाद मौसी ने अपनी आप हत्या कर ली, आग लगा के मर गई। सॉरी, आज पता जब पिताजी के बारे में कुछ बातें याद आई, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि पिताजी की मौत के कारण हम ही हैं। शायद जन्म देने से पहले अगर मेरी मृत्यु हो जाती तो शायद हमारे पिताजी आज जीवित होते हैं, क्योंकि बेटी का दर्द बाप माता से बढ़कर कोई नहीं जानता है।
हम लोग तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके मोड़ पर ला देते हैं, क्योंकि औलाद है, बच्चे हैं, तो माँ बाप के लिए तो सब प्यारे होते हैं ना। तो आगे कुछ बताएंगे लेकिन अगले वीडियो में। तब तक अपनी नीलम को